मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जिसको मेंटल हाइजीन जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था। इसको मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध उस विज्ञान से होता है जिसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों, सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वे सभी साधन आते हैं जिनकी सहायता से उपयुक्त रोकथाम एवं प्रारंभिक उपचार के द्वारा मानसिक रोगों की घटना को कम किया जा सकता है। अगर इसकी परिभाषा अगर देखें तो हेल्फील्ड ने जो परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है उसका संबंध मानसिक स्वास्थ्य जो है उसकी रक्षा करना और मानसिक असंतुलन जो है उसको दूर करने से है। मतलब सिंपल है कि मेंटल हाइजीन का सीधा संबंध जो है वो एक तो मानसिक स्वास्थ्य जो है मेंटल हेल्थ उसको प्रिवेंट करना है, मतलब उसकी रक्षा करना है ताकि उसको मानसिक रोग जो है वो नहीं हो। साथ ही साथ मानसिक असंतुलन जो भी उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने से है। मतलब इस तकनीक का या साधनों का इस्तेमाल करना जिसकी सहायता से मानसिक रोग जो है उसको दूर किया जा सके, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको उत्तम किया जा सके। एक और परिभाषा दी है यहाँ पर पेज जो है उसके अनुसार कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वो एक प्रकार का शिक्षा आंदोलन है जिसका संबंध स्नायुविक मतलब नर्वस सिस्टम जो है उससे संबंधित तथा मानसिक विकृति जो है के निरोग और निराकरण तथा स्वास्थ्यकर व्यक्तित्व विकास है जिससे अधिकाधिक कार्य क्षमता और सुख की प्राप्ति हो सके। तो पेज ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है एक प्रकार का शिक्षा आंदोलन होता है जिसका सीधा संबंध जो है वो स्नायु मतलब मेंटल डिसीज जो भी होते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, उससे जुड़े हुए जो भी बीमारियां होती है, साथ ही साथ मानसिक विकृतियाँ जो होती है मेंटल इलनेस जिसको कह सकते हैं या मानसिक रोग कह सकते हैं, उसको निरोग करना मतलब वो रोगों को दूर करना, साथ ही साथ उसका निवारण करना मतलब उसका उपचार करना, एवं साथ ही उसमें स्वस्थकर व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी जो है उसका एक विकास करना जिसके कारण से व्यक्ति जो है उसकी कार्य क्षमता जो है उसका विकास हो सके, मतलब अधिक से अधिक व्यक्ति जो है वो कार्य कर सके और उसको सुख की प्राप्ति हो। दोनों परिभाषाओं को अगर देखते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है इसका सीधा संबंध ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो प्रदान करना जिसकी सहायता से मानसिक विकृतियाँ जो है या मानसिक रोग जो है उसको दूर किया जा सके, साथ ही साथ मानसिक रोग जो होते हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर उपचार के द्वारा उसको ठीक करना ताकि व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उत्तम हो सके। मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है उसके अगर महत्व या इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं तो सबसे पहला आता है एक तो रोकथाम संबंधी महत्व होता है प्रिवेंशन। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का पहला उद्देश्य या महत्व जो होता है वो होता है कि मानसिक रोग जो है उसको प्रिवेंट करना, ऐसे साधन या टेक्निक को अपनाना जिसकी सहायता से मानसिक रोग जो है वो उत्पन्न न हो। सेकंड होता है निराकरण संबंधी मतलब क्यूरेटिव। तो दूसरा मानसिक रोग जो है उसका निराकरण करना मतलब उसको क्योर करना, उसको ठीक करना। तो ट्रीटमेंट संबंधी या उपचार संबंधी जो है वो भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक महत्व हो जाएगा। तीसरा है संरक्षणात्मक या प्रिजर्वेटिव। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है कि व्यक्ति जो है वो न केवल स्वयं के स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और अपने मित्र जो है उनके भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाए। उसके लिए उसको शिक्षा आंदोलन जो या शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। तो तीसरा महत्व इसका प्रिजर्वेशन। चौथा जो होता है वो होता है नैतिक महत्व या मोरल होता है। तो इसके द्वारा व्यक्ति जो है उसके अंदर मोरल एजुकेशन जो है या नैतिक तत्वों का विकास करना ये भी एक उद्देश्य हो जाएगा। अगला है सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। तो इसका एक उद्देश्य सामाजिक विकास जो है वो भी होता है कि यदि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वो अपनी समाज के अंदर अपनी भागीदारी निभाएगा और उसके कारण से समाज जो है उसका विकास होगा। अगला होता है समायोजन संबंधी या एडजस्टमेंट संबंधी। तो बहुत बार क्या होता है बहुधा मानसिक रोग जो है उसका मुख्य कारण जो होता है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाने के कारण से होता है। तो व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए कि वो अपने जीवन के अंदर आने वाली जो भी असमायोजनिक प्रक्रियाएं जो भी होती है उसको दूर करे, अपनी कठिनाइयों को दूर करे, साथ ही साथ उसके अंदर समायोजनशीलता जो है उसका विकास हो सके। अगला है व्यक्तित्व विकास या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मेंटल हाइजीन का एक उद्देश्य है, एक महत्व ये होता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व जो है उसका विकास करना, एक हेल्दी व्यक्तित्व जो है वो विकास हो। उसके लिए जो भी टेक्निक जो है या उपाय जो है वो अपनाया जाए या उसको शिक्षा जो है प्रदान की जाए ताकि एक स्वस्थ व्यक्तित्व जो है उसका विकास हो सके। तो ये तो इसके इंपॉर्टेंस या महत्व हो जाएंगे। अगला अगर बात करें इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है उसकी, तो पहला सिद्धांत ये कहता है मेंटल हाइजीन का कि स्वयं एवं दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान करना, कि व्यक्ति जो है उसको स्वयं के व्यक्तित्व का सम्मान करना है, स्वयं का सम्मान करना है, साथ ही साथ अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जो है उसका भी सम्मान करना चाहिए। सेकंड दूसरा सिद्धांत स्वयं एवं अन्य की सीमाओं को पहचानना। तो व्यक्ति को अपने स्वयं जो है उसकी सीमाओं को पहचानना चाहिए, उसकी क्षमताओं का उसको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है ताकि वो अपने क्षमता के अनुरूपी लक्ष्य जो है वो उसका निर्धारण करे, लक्ष्य प्राप्त होगा जिससे मानसिक रोग के उत्पन्न होने की संभावना जो है वो कम होगी। दूसरा इसके अंतर्गत यही आता है कि व्यक्ति जो है उसको दूसरे की सीमाओं की भी पहचान होनी चाहिए, मतलब दूसरे की क्षमताओं का भी पहचान होनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है वो उसकी क्षमता के अनुरूपी उससे कार्य जो है वो करवाए। जब व्यक्ति अपनी उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कर लेगा तो उससे फ्रस्ट्रेशन या कुंठा जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा
व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम होता है। मतलब उसका जो व्यक्तित्व जो दर्शाता है वो उसके व्यवहार से ही दर्शाता है। वो जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उस प्रकार का ही उसका व्यक्तित्व जो है उसका निर्माण होगा। तो उसके कारण से वो अपना व्यवहार जो है उसके अंदर बदलाव लाए या एक तरह से हेल्दी व्यवहार जो है वो करे, ताकि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व या एक अच्छे व्यक्तित्व जो है उसका निर्माण हो सके। चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान करना, कि व्यक्ति को सबसे पहले तो व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, उसकी पहचान करना, उन आवश्यकता को पूरा किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर मानसिक रोगों का जो मुख्य कारण जो होता है वो आवश्यकताओं का समय पर पूरा ना होना। जो आवश्यकताएं जब व्यक्ति की पूरी नहीं होती है या अपनी आवश्यकता इच्छाओं को जब दमित करता है, वही दमित इच्छाएं जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा का कारण बनती है, जो बाद में जाके मानसिक रोगों का एक कारण बन सकती है। तो ये तो हो जाएंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है उसके प्रिंसिपल। आप बात करते हैं अपन के मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालने वाले या हानिकारक प्रभाव डालने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उसके अंतर्गत एक तो पारिवारिक कारण आते हैं, कि पारिवारिक कारण जैसे परिवार जो है उसका बड़ा होना, माता पिता के अंदर आपसी झगड़े जो है, या माता पिता के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, या प्यार जो है उसकी कमी या अत्यधिक प्यार जो है वो करना, तो ये भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको बिगाड़ सकते हैं। दूसरा जो सामाजिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण के अंतर्गत समाज जो है उसके रीति रिवाज प्रथाएं जो होती है या सामाजिक कुरीतियाँ जो होती है, उसके अलावा दूषित पड़ोसी जो है वो होते हैं, या दूषित व्यक्ति जो है उसके साथ रहना जो है, या कंपटीशन जो है, तो ये सब चीज़ें भी मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको ऊपर विपरीत प्रभाव जो है वो डाल सकती है। एक विद्यालय कारक या स्कूल जो है उसका एनवायरनमेंट आता है। स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी टेक्निक या स्कूल में बच्चों का जो साथ होता है, साथ ही टीचर जो है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, इसके अलावा पाठ्यक्रम जो है या दूषित पाठ्यक्रम जो हो सकता है, ये सब चीज़ें भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एक आर्थिक कारक जो है वो भी आते हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत इकोनॉमिक या वित्तीय समस्याएं आ सकती है, जैसे कि पैसे संबंधी कारक होता है, गरीबी जैसे है, तो गरीबी भी जो है या गरीबी के कारण से वो अपनी मानसिक इच्छाएं जो होती है या इच्छाएं जो है उसको पूरा नहीं कर पाता है, वो भी एक तरह से मानसिक रोग का कारण बन सकता है। एक भौतिक कारक हो सकते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे तूफान है, बाढ़ है, आगजनी है, भूकंप आना इत्यादि, और उसके कारण से व्यक्ति को मानसिक क्षति या शारीरिक क्षति पहुंचती है, और यही क्षति जो होती है नुकसान, वही उसके मानसिक रोगों का कारण जो है वो बन सकता है। अगला शारीरिक दोष जो है या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो वो आती है, जिसके जैसे कि मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, या रंग का काला होना, चेहरा जो है या कुरूप होना, या नक्श जो है वो ठीक नहीं होना। तो ये सब चीज़ें जो होती है व्यक्ति के अंदर कुंठा जो होती है, हताशा वो उत्पन्न कर सकती है। वही कुंठा जो है उसके मेंटल हेल्थ जो होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर विपरीत प्रभाव जो है वो डाल सकती है। अगला नैतिक आदर्श होते हैं। नैतिक आदर्श जैसे कि कुछ सामाजिक आदर्श होते हैं, या व्यक्ति जो होता है वो कुछ नैतिक बातों को माइंड में रखता है और आदर्शों का पालन करता है, और उन आदर्शों के कारण से क्या होता है कि वो अपने सुपर ईगो जो है जब वो हावी हो जाता है तो वो ईड जो है उसका दमन करता है। ईड मतलब जो कि इच्छाएं होती है, वो जब इच्छाओं को दबाया जाता है तो उसके कारण से भी क्या होता है कि वो कुंठा से ग्रसित हो सकता है, और यही कुंठा जो होती है वो उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव जो है वो डाल सकती है। अब बात करते हैं अपन मानसिक अस्वस्थता या मेंटल इलनेस की। मानसिक अस्वस्थता क्या होता है? तो मानसिक अस्वस्थता एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण, परिवार, समाज आदि के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में असमर्थ रहता है। मतलब एक तरह से हेल्थ जो होती है, मानसिक स्वास्थ्य, उसके जैसे विपरीत स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति प्रभावपूर्ण समायोजन जो है वो नहीं कर पाता है, और उसके कारण से उसके अंदर बहुत सारे मानसिक रोग जो है वो होने की संभावना रहती है। तो मानसिक रोग जो है या उसके कारण अगर देखें, मानसिक अस्वस्थता के कारण, तो एक तो होता है प्रतिकूल वातावरण जो होता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। वो हो सकता है कि वातावरण जो है उसके प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वातावरण प्रतिकूल होने के कारण से वो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन वो नहीं कर पाता है, और उसके कारण से उसका जो लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त नहीं होगा, और वो कुंठा से ग्रसित हो सकता है। एक शारीरिक अस्वस्थता या फिजिकल इलनेस होती है कि व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है, और उसके कारण से भी वो अपनी इच्छाओं जो है उसकी संतुष्टि नहीं कर पाता है, और उसके कारण से भी वो मानसिक अस्वस्थ हो सकता है। अगला आनुवंशिकता या हेरिडिटी होती है कि व्यक्ति समायोजन जो करता है वो अपनी बुद्धि की सहायता से करता है, और यही बुद्धि जो है वो आनुवंशिकता के द्वारा उसके अंतर्गत आती है। यदि बुद्धि जो है वो यदि कम रहेगा तो वो एडजस्टमेंट जो होता है, समायोजन, वो करने में समर्थ नहीं होगा, और उसके कारण से भी वो मानसिक अस्वस्थ हो सकता है। एक गुणसूत्रीय असामान्यता होती है या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है। गुणसूत्रों में कोई असामान्यता के कारण से भी व्यक्ति जो है उसके अंदर IQ का विकास नहीं होता है, मतलब बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, और बुद्धि का विकास नहीं होने के कारण से भी वो प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन करने में असमर्थ रहता है। एक तीव्र मानसिक संघर्ष जो होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, उसके कारण से भी मानसिक अस्वस्थता होती है कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो उसको रिजोल्व नहीं कर पाता, और उस कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के कारण से ही व्यक्ति जो है वो कुंठा से ग्रसित हो जाता है या तनाव में आ जाता है, और यही तनाव जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जो है
है वो डाल सकता है। एक अत्यधिक तनाव जो होता है वो भी एक प्रकार से मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न कर सकता है कि व्यक्ति जो है वो भौतिकतावादी के कारण से उसकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती है और उन सभी आकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर पाता है और उसके कारण से वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है और यह अत्यधिक तनाव जो होता है वो भी मानसिक अस्वस्थता का कारण बन सकता है। एक यौन कुंठा या लैंगिक इच्छाएं जो होती है वो भी कि सेक्सुअल डिजायर जो होता है वो व्यक्ति को पूरा नहीं कर पाता और वो नहीं पूरा नहीं करने के कारण से वो कुंठा से ग्रसित हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और वो भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है। एक पारिवारिक कारण या फैमिली कारण आ सकता है कि परिवार जो है उसके अंदर आपसी कलह होती है या माता पिता के बीच में लड़ाई होती है, माता पिता के बीच में तलाक हो जाता है या पक्षपात किया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। कुछ अन्य कारण होते हैं जैसे मस्तिष्क ऊतकों के अंदर क्षय होना या चोट लग जाना, सिर के अंदर इंजरी होना या मस्तिष्क में ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होना, दोनों ही कारणों से मस्तिष्क के टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे और मस्तिष्क के टिश्यू डैमेज होने के कारण वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति सही तरीके से सोच नहीं पाएगा और उसके कारण से भी वो प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन नहीं कर पाता है। एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका अति या कम स्रावन जो है वो भी एक तरह से मानसिक रोगों का कारण बन सकता है। एक कुपोषण जो है माल न्यूट्रिशन, उसके कारण से भी मानसिक रोग हो सकते हैं। एक मस्तिष्क में कोई चोट लग जाती है या जन्मजात कोई विकृतियाँ होती है तो दोनों कंडीशन में ब्रेन जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। मस्तिष्क पूरी तरह से वर्क नहीं करने के कारण से भी वो प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन जो है वो करने में असमर्थ रहता है। जब मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस हो जाता है तो वो संक्रमण होने के कारण से भी ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाता है या ब्रेन में क्षति होती है और उसके कारण से भी मस्तिष्क जो होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा और उससे वो प्रभावपूर्ण समायोजन जो है वो करने में असमर्थ रहता है। एक दमित भावना, एक दमित इच्छाएँ जो होती है वो भी कभी कभी मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती है। एक हीन भावना होती है व्यक्ति के अंदर की, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो व्यक्ति का नहीं होता, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन समझता है तो वो भी मानसिक अस्वस्थता का कारण बनता है। लास्ट में बात करते हैं या मानसिक रोगों के प्रकार। तो मानसिक रोग जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो साइकोटिक होता है जिसमें सिजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन आते हैं। सेकंड न्यूरोटिक मेंटल इलनेस होती है जिसके अंदर एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिस्टेरिया या हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है वो आते हैं। मानसिक रोगों के बारे में सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में आएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।